मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लगातार समास पर बात कर रहे हैं। अभी हमने दो समास पर बात की है, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। आज हम तत्पुरुष के कुछ छोटे छोटे उपभेदों पर बात करेंगे और उस बात के माध्यम से आप तत्पुरुष समास की बिल्कुल स्पष्ट समझ बना सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, मेरे साथ चलिए और उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो तत्पुरुष समास आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। तो हमने तत्पुरुष समास के पिछले वीडियो में 6 भेद बताए थे, कर्म से लेकर के अधिकरण तक। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए शेष जो छोटे छोटे उपभेद हैं उन पर बात करेंगे। ये 3 उपभेद हमारी हिंदी के लिहाज से प्रयुक्त होते हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष, दूसरा है उपपद तत्पुरुष, यहाँ तत्पुरुष, और तीसरा है न तत्पुरुष। ये 3 तत्पुरुष इस तत्पुरुष के उपभेद हैं। परीक्षा में इनका जिक्र न के बराबर आया है, इसलिए संभावना यही है कि परीक्षा में इनके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हम केवल जो उच्च स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ इस संबंध में कुछ पूछे जाने की संभावना रहती है। सामान्य आरएस में, एलडीसी में, पटवारी में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछेंगे, परंतु हमने इसको यहाँ इसलिए रखा है ताकि हमारे पास तत्पुरुष समास के अधिक से अधिक उदाहरण आ सकते हैं। इनके बारे में परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें अलुक है या उपपद है या ना है। आपके पास विकल्प के रूप में केवल तत्पुरुष होगा। तो हमें इन जो उपभेद है उनके उदाहरणों की अगर जानकारी होगी तो हम तत्पुरुष समास को पहचानने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैंने जो तत्पुरुष के जो छोटे छोटे उपभेद हैं उनको यहाँ शामिल किया है। तो पहला ये अलुक। तो अलुक आपको थोड़ा सा बचपन में ले जाना चाहूँगा। हम सब ने जो लुकमिचनी खेली है, राजस्थानी में लुकमिचनी कहते हैं, जहाँ जो कुछ बच्चे छिप जाते हैं, एक बच्चा उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर जब ऐसे क्रम से बारी आती रहती है और वो खेल चलता रहता है, तो कई विद्यार्थी या बच्चे जल्दी इसमें सबको पहचान लेते हैं और अपनी दांव निकाल लेते हैं और कईयों को समय लगता है। तो ये खेल बहुत पुराना भी है और हालांकि आज के समय में बहुत लोग वो मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में है, परंतु फिर भी जब भी समय मिलता है ये लुकमिचनी जरूर खेलते हैं। तो वही लुक शब्द है। लुक का अर्थ है छिपना। गौर करना, ये हिंदी में, संस्कृत में और राजस्थानी में तीनों में ही एक जैसा ही प्रयोग होता है। लुक का अर्थ है छिपना और अलुक का मतलब जो नहीं छिपा। स्पष्ट है। तो जब समास में हमने बात की थी कि इसमें और का और तथा का या का की के का लोप होता है, और तत्पुरुष समास में तो जो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो कारक है उनका लोप होता है। तो अब इसमें अलुक तत्पुरुष को अलग इसलिए रखा जाता है कि इसमें कारक का लोप न होकर के कारक वहाँ मौजूद रहते हैं। संस्कृत की परंपरा है, इसलिए संस्कृत के अनुसार बात करते हैं, तो वहाँ जो विभक्ति है पहले से मौजूद रहती है और फिर वो समास बना हुआ होता है। तो उसमें विभक्ति को अलग से विग्रह करते समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे युधिष्ठिर ये शब्द है, हमने संधि की थी तो बताया था, जब युधिधन स्थिर शब्द था तो इसमें युधिष्ठिर बनता है ये। तो इसमें मतलब युद्ध का मतलब युद्धि जो है ना वो अपने आप में विभक्ति लगी हुई है इसमें। तो
इसलिए इसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष। जैसे मनसिज, तो मनसी, मनस जो शब्द है उसका मनसी ये सप्तमी यहाँ पहले से है मनसिज, तो इसलिए इनको कहते हैं अलुक तत्पुरुष। ये कुछ उदाहरण है, जैसे खेचर, ख संस्कृत में दो शब्द है, क माने जल और ख मायने आकाश। तो आकाश में चरण करने वाले, तो यहाँ सप्तमी पहले से ही लगी हुई है। अब आपको विग्रह करके अलग से सप्तमी नहीं लगानी, पहले से सप्तमी यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ का ये मतलब जैसे युद्ध में स्थिर होता है, तो युद्ध ही पहले से ही है, इस तो सप्तमी पहले से लगी, यहाँ भी सप्तमी पहले से है, सप्तमी पहले से है। तो विभक्तियाँ जहाँ पहले से समास के अंदर मौजूद रहती है वहाँ उसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जैसे ये राजपुत्र है, तो अब यहाँ विभक्ति नहीं लगी हुई थी, अलग है ना, मूल शब्द तो राजन है। तो वैसे ही विद्यालय, संस्कृत में विद्यालय है लिखते हैं, अब विद्या के साथ यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो जब समासिक पद में ही विभक्ति साथ लगी हुई होती हो तो उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। कोई लिखना चाहे तो इसको अपनी नोटबुक में लिख सकता है। तो अब ऐसे उदाहरण है, संस्कृत के उदाहरण आएंगे इसमें, हिंदी के भी कुछ उदाहरण प्रयुक्त होते हैं, उसके भाई हम यहाँ जिक्र कर लें। खेचर है, मनसिज है, युधिष्ठिर है, मृत्युंजय है, मूल शब्द इसमें मृत्युम है। तीन वो शब्द है, कर्तरी, प्रयोग, ये कर्मणि, ये भावे, ये तीनों इसी प्रकार यहाँ विभक्तियाँ साथ लगी हुई है। उसी प्रकार वो आत्मने पदे, और कुछ हिंदी के जो वाचस्पति, बृहस्पति, ये इसी प्रकार के उदाहरण है। यहाँ पर भी आपकी विभक्तियाँ लगी हुई है। बुद्धि का पति, बुद्धि का पति, आत्मन है इसमें मूल शब्द, परंतु यहाँ वो विभक्ति लगी हुई है आत्मने। तो इस प्रकार जहाँ विभक्तियाँ लग कर के समास में समासिक पद बनता है उसे हम कहते हैं अलुक, मतलब छिपा हुआ नहीं हो, वहाँ विभक्ति छिपी हुई नहीं है, इसीलिए इसको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। ये तो कुछ संस्कृत के थे, हम हिंदी के शब्द भी देख सकते हैं। जैसे ये चूहेदानी, और चूहा नहीं है, चूहे, चूहे की दानी ऐसी। उसी प्रकार जैसे खोमचे वाला, तो खोमचे आ गया ये इसलिए। उसी प्रकार ये ऊट पटांग शब्द है, हालांकि ये बहुब्री में आ गया क्योंकि ऊँट पर टांग नहीं है। आजकल इसका अर्थ हो गया जो अटपटी बात होती है उसके लिए ऊट पटांग बोला जाता है। तो ये बहुब्री में आ गया, परंतु इसकी मूल जो संरचना है वो इसी अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत समाहित होगी। परीक्षा में अगर तत्पुरुष और बहुब्री दोनों नहीं आएंगे, अगर बहुब्री आता है तो बहुब्री ही करना है, और तत्पुरुष बहुब्री नहीं, अगर केवल तत्पुरुष आता है तो ऊट पटांग का अपने को तत्पुरुष करना है। तो ये थानेदार, ये चूहे मार, ठेकेदार, ये इसी प्रकार हिंदी के शब्दावली बनी है। ये आप समझ जाओगे, ए जो लगा हुआ है ना वही इसमें ज़्यादातर प्रयुक्त होती है। वो पहले भी बता चुका हूँ आपसे, अलुक तत्पुरुष के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल ये उदाहरण आते हैं तो आपको तत्पुरुष समास का ही विकल्प चुनना है, और इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति की संभावना नहीं है। इसको हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। अब हम दूसरे जो उदाहरण है, प्राय जो पूछा जाएगा तो संस्कृत वाले उदाहरण पूछे जाते हैं, हिंदी वाले उदाहरणों की संभावना कम बनती है। तो इसलिए अलुक तत्पुरुष को आपको बस समझाने के लिहाज से यहाँ लिखा है, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उदाहरण देख लीजिए और ये ध्यान रखिए ये सभी उदाहरण तत्पुरुष समास में शामिल है। इसके अलावा दूसरा हमने क्या किया था, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद का मतलब छोटा पद,
अब यहाँ इसको इसलिए है कि कुछ जो दो पद होते हैं परंतु दूसरा पद है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। पहले पद का स्वतंत्र अर्थ होता है परंतु जहाँ दूसरे पद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता उसे उस सामासिक पद को उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत समाहित किया जाता है। जैसे एक शब्द ले कुंभ, कुंभ कहते हैं घड़े को, उसी से कुम्हार बनता है, कुंभकार बनता है। कुंभकार संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, इसी से तत्व बन जाता है कुम्हार। तो कुंभकार, अब कार किसी के साथ ही लगेगा। ऐसे और उदाहरण है जैसे ग्रंथकार, शिल्पकार, मूर्तिकार। तो ये कार से इस प्रकार के शब्द शिल्पकार, वास्तुकार। तो कार से जो भी शब्द बनते हैं वो सारे इसी उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत माने जाएंगे और मूलतः माने जाएंगे तत्पुरुष के अंतर्गत। अब कार के और उदाहरण आप कॉपी में लिख लेना, मुंह से मैंने बोल दिया है। दूसरा मान लो स्थ, स्थ माना स्थित, जैसे तटस्थ। स्थ का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, शब्द में आता है तभी। मध्यस्थ, तटस्थ, इस प्रकार के जिसके पीछे स्थ आता है वो सारे उदाहरण इसके अंतर्गत शामिल होंगे। एक यहाँ लिख लेते तो तटस्थ, मध्यस्थ ऐसे। इसी प्रकार ज्ञ, जैसे अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ। तो ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। तो परंतु कब होगा अर्थ उसका? ये किसी के साथ आएगा तभी अर्थ होगा। इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनको अलग से शामिल किया गया है और अलग से इसकी कैटेगरी बनाई गई है। उसी प्रकार जैसे ग का माना गमन करने वाला, जाने वाला। जैसे उरग, जो छाती के बल पर चलने वाला, सांप को कहते हैं। उसी प्रकार जैसे पनग, पद संधि नौ प्लधन ग, यहाँ संयोग होता है। और ये पद मन पैर, जो पैर से गमन नहीं करने वाला है, ये शब्द बनेगा पनग। और पनग कहते हैं सांप को। देखो संस्कृत में कैसी अद्भुत परंपरा है शब्द बनाने की। जो पद से नहीं गमन करने वाला, उसमें भी पन्नग है और इसमें भी उर्ग है। तो ये दोनों प्रकार के सांप के लिए पर्यायवाची है। तो यहाँ ग का अलग से अर्थ नहीं लगता, साथ लगता है तभी ग का अर्थ गमन करने वाला। इसी प्रकार ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ये जो पंकज, नीरज, जलज, तोयज, सरोज, अंबुज, जो भी कमल के पर्यायवाची है वो सभी इसी समास के उदाहरण होंगे। किस समास के? उपपद तत्पुरुष के, मूलतः तत्पुरुष के। ज का अर्थ जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। अंबुज, तालाब में जन्म लेने वाला। सरोज, तो सब में जय जय लगा दो। वारी में, वारी में पानी, वारिज, वारी में जन्म लेने वाला वारिज। तो इस प्रकार जय जय लगा करके कई उदाहरण इसमें बन जाएंगे। तो ये ज, ग, ज्ञ, स्त, अकार ये लिख दिया। अब पीछे वाले और लिखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। जैसे द का मतलब देने वाला। जैसे जलद, वही जो शब्द हमने उसमें लिखे कमल के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची यहाँ लिख दो, पर आगे द लगा दो, सबके अर्थ बादल हो जाएगा। वारिद, जलद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे पानी वाले यहाँ लिख दो, पर्यायवाची लिख दो, फिर द लिख दो, तो इसका उदाहरण हो जाएगा बादल, और वो इसी समास में शामिल हो जाएंगे। बहुत सरल सी बात है। तो हम एक साथ पर्यायवाची भी याद कर रहे हैं और एक साथ हम समास की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार देखो विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और व्याकरण बहुत सरल सा विषय है, कोई कठिन नहीं है। इसको हम कठिन मान लेते हैं, थोड़ा सा आनंद के साथ इसके साथ
हम खींचातानी करेंगे, रस्साकशी करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार धी का मतलब धारण करना। ये सब कब अर्थ लगता है जब किसी शब्द से जुड़ते हैं, अलग से इनका अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको उपपद कहते हैं। जैसे वही जल वाले सारे पर्यायवाची यहाँ रख दो, जल्दी, वायुदी, पयोदी, निर्दी, सब यही आ जाएगा। तो इस प्रकार के उदाहरण भी इसी में शामिल हो जाएंगे। फिर प का मतलब पालन करने वाला, ये इसका जैसे नृप मतलब धरती का पालन करने वाला राजा को कहते हैं। उसी प्रकार द से भी कुछ और बनते हैं शब्द, जैसे प्रद मतलब प्रदान करने वाला, हानिप्रद, जलप्रद, लाभप्रद, जो भी शब्द है वो प्रद। फिर दायी, उत्तरदायी, फिर दायक, आनंददायक। जो दायक के आगे कुछ भी लगा दो, वो सारे जो उदाहरण बनेंगे वो इसी प्रकार के जो उपपद तत्पुरुष है उसके उदाहरण बनेंगे। अब ये तो सारे थे हमारे संस्कृत के शब्द। कुछ हिंदी में भी इसी प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं, उनका भी हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। परीक्षा में उसको भी पूछ लिया जाए तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं रहे। जैसे ये तिलचट्टा, ये चट्टा है ना, जैसे ये अलग से नहीं आता, तिलचट्टा, बटमार, ये कुछ उदाहरण देख लो। और चिड़ी मार, पनडुब्बी। अब जैसे पनडुब्बी, पानी में डूब कर चलने वाली, तो ये अन्य समास में भी आ जाएगा, परंतु यहाँ ये इस रूप में आता है। तो आएगा तत्पुरुष के भेद में कहीं न कहीं, परंतु यहाँ इसको इसलिए शामिल करना है कि डूबी शब्द अलग से नहीं प्रयुक्त होता, इसके साथ ही प्रयुक्त होता है। ये पानी का पन बनता है, वो जैसे घोड़े पर सवार का घुड़सवार बनता है, वैसे ही ये बना है। उसी प्रकार सौदागर, ये उर्दू का है। गरीब निवाज, कलम तराश, कलम को तराशने वाला, जो कलमकार के इसी में आ जाएगा, कलम तराश भी इसी में आ जाएगा, एक ही पर्यायवाची दोनों। वैसे जलचर, जल में चलने वाला, नवचर, पापहर। तो इस प्रकार के उदाहरण इसी समास में शामिल होंगे, जिनके पीछे वाला जो उपपद है उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और शब्द में दूसरे पद के साथ लगते हैं उनका अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं उपपद तत्पुरुष। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण थे जो हमने यहाँ लिखा है। कनकटा इसी प्रकार का एक और उदाहरण है। मुँह चिरा, तो गुड़ चढ़ा, एक घोड़े पर चढ़ा हुआ। तो ऐसे जलधर, जल को धारण करने वाला। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जितने भी ये उदाहरण हैं संस्कृत के ज़्यादा है और कुछ हिंदी के भी है और कुछ उर्दू भी काम लिए हैं। परीक्षा में हमारे साथ उर्दू वाले का प्रयोग कम होता है, बाकी हम समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी के और संस्कृत वाले अधिकांश शब्दावली पूछी जाती है, तो उसी को हमें ध्यान में रखना है और ज़्यादा कोई इस पर बोझ नहीं रखना है कि उपपद है या अलुक है, वो है। आपको केवल तत्पुरुष का ध्यान में रखना है। समझने के लिहाज से कुछ उदाहरण हमारे पास इकट्ठे हो जाए, उसके लिहाज से इन उदाहरणों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अब हमने दो समासों पर बात कर ली है। कौन कौन सी बात की है? एक अलुक तत्पुरुष की और एक उपपद तत्पुरुष की। तीसरा जो हमारे पास समास है वो है न तत्पुरुष समास। न का मतलब नहीं, जिसमें अभाव का बोध हो, कुछ भिन्नता का बोध हो, कहीं विरोध का बोध हो, ये कहीं जब अर्थ लग रहा हो तब हमें कहते हैं यहाँ न तत्पुरुष समास है। जैसे बोल दिया नास्ति, जैसे बोल दिया नपुंसक, जैसे बोल दिया अकाज, जैसे बोल दिया अनबन,
जैसे बोल दिया अनसुना, जैसे बोल दिया अनपढ़। तो ये सब जब वहाँ पर हम विलोम से बना रहे हैं, नेगेटिव अर्थ में ले रहे हैं, तब वो सारे समाज क्या कहलाएंगे? न तत्पुरुष समाज कहलाएंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को? देखो इसमें ये कैसे बनते हैं। एक तो न लग कर बनता है, जैसे नपुंसक, जैसे नास्ति, नास्तिक। तो अब है तो सब में न का भाव। तो ये दो चार, कई जगह तो न खुद आता है, जैसे भी बता दिया नास्तिक, नपुंसक, और कई जगह ना आता है। ये ना आता है, ये उर्दू में आता है, नापसंद, नालायक। तो अब जो नया आ जाता है, फिर उर्दू का ना आ जाता है, फिर जो आता है मुख्य वो है अ, जैसे समय, असमय, धर्म, अधर्म, ब्राह्मण, अब्राह्मण। तो अब जहाँ अ लग करके जब उसका नकारात्मकता का बोध करवाया जाता है, उसका अपोजिटनेस का बोध करवाया जाता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ न तत्पुरुष समास है। जैसे अब जहाँ पर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है वहाँ लगेगा अन, और जो स्वर से शुरू नहीं होता है उसके साथ लगेगा अ। जैसे हमने लिखा ये जैसे शब्द लिख दिया आपने, मान लो उचित। अब उचित के आगे अ नहीं लगेगा, औचित ऐसा नहीं बनेगा। हम क्या लगेंगे? अन के साथ उचित बनाएंगे, तो ये क्या बना जाएगा? अनुचित। कहीं पर भी अगर संधि करनी आ जाए तो भी इस प्रकार की संधि होगी। अब ये समय, अब समय क्या है? ये व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले अगर संस्कृत निःशब्द है और उसका विलोम बनाना है तो अ लगाना है, और स्वर से पहले अन लगाना है। अन ये विकल्प के रूप में लगता है। विकल्प में क्यों लगता है? क्योंकि हम उसके साथ अ लगा ही नहीं सकते। जैसे अ और उ मिलके क्या बनता है? ओ बन जाता है, ओचित बन जाता है, तो शब्द ही कुछ अलग बन जाता है। इसलिए हमें स्वर से पहले जो भी शब्दावली आती है, जैसे आचार, तो आचार के आगे फिर अ और नहीं लगेगा, क्या लगेगा? अन लगेगा, अनाचार। तो इस प्रकार हम गौर करना, जहाँ पर भी संस्कृत में शब्दावली है वहाँ स्वर से कोई शब्द शुरू होता है और उसको विलोम बनाना है तो आपको अन लगाना है, और अ और अन एक ही बात है। और तीसरा एक अन और है जो लगता है हमारी हिंदी शब्दावली में, ये अन ऐसे है। जब न हलंत लगा हुआ है तो है अ का विकल्प, और न पूरा लगा हुआ है तो वो हिंदी का विलोमार्थक उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे अनजान, अनसुना, अनपढ़, अनलिखा, अनजाना। तो इस प्रकार जो अन का प्रयोग होता है वो होता है हिंदी की शब्दावली में। संस्कृत में पठ है, हिंदी में पढ़ है तो अनपढ़ आएगा। तो वहाँ अपठित, पठित शब्द है तो अपठित, और पढ़ है तो अनपढ़। तो न लगता है, जैसे नालायक, ये उर्दू का शब्द नालायक, नापसंद। फिर अ लगता है, न लगा, ना लगा, अ लगा, अन लगा, एक फिर ये अन लगा। फिर ये कुछ उर्दू में जैसे बे, ला, गैर, ये भी शब्द लगते हैं। जैसे गैर हाजिर, गैर वाजिब, लाइलाज, नाबालिग, ये ना लग गया। तो इनसे भी हम शब्द बना सकते हैं। ना से नगण्य बन जाता है, ऐसे ही। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आपको अव्ययी भाव समास की ओर थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये लग कर के कोई पद अव्यय बन रहा है तो पहले हमें उस समास को अव्ययी भाव समास मानना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश मत रखना। जैसे शब्द आ गया अकारण, तो अकारण से अकारणों बनता है क्या? अकारण ही बनता है कि नहीं बनता? इसका मतलब अकारण हमारा शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार मान लो यहाँ लिख लिया हमने अनपढ़, तो अनपढ़ो बनता है, इसका मतलब
ये यहाँ समास किस में आएगा, इस न तत्पुरुष समास में आएगा। तो आप वहाँ पर ये रंग वचन कारक के अनुसार ये देख लेना भी इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है तब तो ये मान लेना कि ये न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बेशर्ते यही आना चाहिए न, ना, अन, ये। बाकी वो दूसरे उपसर्गों की बात नहीं कर रहे, दूसरे हम अवयवों की बात नहीं कर रहे, केवल इनकी ही बात कर रहे हैं। उनको आप देख लेना। जैसे कोई भी आप शब्द देख लेना, उसमें आगे विकार आता है, विकार आता है तो उसका मतलब वहाँ अव्यय भाव समास नहीं है, ये न तत्पुरुष समास होता है। और अगर विकार नहीं आ रहा है तो यही समास होगा। परंतु ध्यान ये रखना ये चीज़ें होनी चाहिए, न, ना, अन, गैर, ला, बे, ये होकर के जब कोई नेगेटिव सेंस में अर्थ दे रहा है, नकारात्मकता में, अभाव में, भिन्नता में, विरोध में ये अर्थ दे रहा है, तब हम उसको कहेंगे यह न तत्पुरुष समास है। तो अव्यय भाव समास को और न तत्पुरुष समास को बिल्कुल स्पष्ट अलग से समझ लेना, क्योंकि कई उदाहरण करेंगे तो इसमें घालमेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसलिए हमें बहुत बारीकी से ठीक ठीक अपनी पूरी जांच पड़ताल करके ही हमें उदाहरण को सही करना है। इस प्रकार हम तत्पुरुष और अव्यय भाव के समास को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसके बीच के अंतर को भी समझ जाएंगे। तो लगातार हम समास पर बात करते रहेंगे, फिर अगले समास के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।